हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? शानदार जानदार। शालिनी, सुवेक, गोविंद, विशाल, मनोज, प्रमोद, बहुत बढ़िया। पूनम चौहान, विकास यादव, हिमांशु, अशोक, शिखर चंद्रा, आशुतोष, स्वतंत्र, विशाल सिंह, अनंत, मोहित मौर्य, अश्वनी, दीपक, उदयवीर, अरुण कुमार, संदीप कुमार, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को राधे राधे। सभी को दोस्त जय हिंद। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है मेरे दोस्त। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं, अगर मैं कल की क्लास की बात करूं, तो कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत जो आई है वो सिक्के के क्वेश्चंस में दिक्कत आई है। हीरे के टूटने वाले क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ। बेसिक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करा चुका था। जब कोई आपको फ्रैक्शन दी हुई हो, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कुछ घटाने के लिए कहे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मूल भिन्न आप लोगों से पूछी जाती है, फ्रैक्शन आप लोगों से पूछी जाती है, तो आप लोग ऑप्शन से ही उस क्वेश्चन को करिएगा। लेकिन अगर मूल भिन्न के अंकों का योग आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो फिर आपको मेथड से जाना पड़ेगा। ठीक है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे दोस्त, हम लोग यहां से चीजों को देखने वाले थे। एक बार पढ़ेंगे यहां से क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। वैसे तो ये नंबर सिस्टम का पार्ट था लेकिन नंबर सिस्टम में नहीं कराया था, तो आप यहां देख लीजिए। रेशो का देख लेते हैं हम लोग। रीवा के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं, यानी कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है, आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि हर किसी जानवर का एक सर होगा। तो अगर सिरों की कुल संख्या 100 है तो इसका मतलब टोटल जानवर जो है वो 100 है। ठीक है? और जानवरों के पैरों की संख्या जो है वो 348 है। तो रीवा के पास कुल कितनी बकरियां हैं ये आप लोगों से पूछा है। ठीक है? वैसे तो ये क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त एलिगेशन से भी हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन का एक डायरेक्टली फंडा मैं आप लोगों को बता दूं, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। जब भी आपसे कहा जाए सिर पैर वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए, तो जिस भी जानवर के ज्यादा पैर होंगे, जिस भी जानवर के ज्यादा पैर होंगे, उसके पैर निकालने का डायरेक्टली आप लोग एक फंडा याद रखेंगे, L/2 - H। ये होता है डायरेक्टली, जिस भी जानवर के ज्यादा पैर होंगे उसकी संख्या निकालने का डायरेक्टली एक तरीका होता है L/2 - H होता है। ठीक है? एल क्या होता है? नंबर ऑफ लेग होते हैं। नंबर ऑफ लेग कितने हैं? पैरों की संख्या 348 है। बटे में कितना है? 2 है। माइनस सिरों की संख्या कितनी है? 100 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 2 एकम 2 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, 2 चौक 8, 174 में से 100 जाएंगे, यानी 74 जो है वो ज्यादा पैर वाला जानवर है। अगर मैं मुर्गी और बकरियों में आपसे पूछूं कि ज्यादा पैर वाला कौन है, तो आप कहेंगे मुर्गियों के 2 पैर होते हैं और बकरियों के 4 पैर होते हैं। तो इसका मतलब बकरियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 74 आ जाएगी। और आपसे बकरियों की संख्या ही पूछी गई है। लेकिन अगर उसने गलती से मुर्गियों की संख्या आप लोगों से पूछा होता, गलती से मुर्गियों की संख्या आप लोगों से पूछा होता, तो टोटल सर कितने हैं? आप कहते टोटल सिर जो है वो 100 है। क्या 100 ही टोटल जानवर है? उन 100 जानवरों में से 74 जो हैं वो बकरियां होगी, तो मुर्गी कितनी बचेंगी? 100 में से 74 को जब आप घटा देंगे तो आप बताएंगे कि 26 जो है वो मुर्गियां हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? 26 जो है वो मुर्गियां हो जाएंगी। तो आज के बाद याद रखेंगे कि जब भी आप लोगों का सिर पैर वाला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो जो जिस जानवर के ज्यादा पैर हैं उसकी संख्या निकालने का डायरेक्टली एक तरीका होता है, L/2 - H होता है। तो आप यहां से क्या निकाल लेंगे? मुर्गियों की संख्या भी निकाल देंगे और बकरियों की संख्या भी निकाल देंगे। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन एक और आप लोगों के सामने है। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन एक और आप लोगों के सामने है। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। नहीं, आज फ्राइडे है ना?
आज फ्राइडे है मेरे दोस्त, अगर आज सैटरडे होता तो आज जरूर छुट्टी होती। कल जो है वो क्लास नहीं लूंगा, कल जो है वो क्लास नहीं लूंगा। हाँ, एलिगेशन से भी हो जाएगा। 1 - 3 + 5 + 8 - 10, सर आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराए हैं एपीजीपी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करा दूंगा, टेंशन मत लो। कॉन्सेप्ट बता दो फॉर्मूले का मेरे दोस्त। वैसे तो इसे हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, एलिगेशन सारे के सारे, देखो ये क्या है एलिगेशन से, अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं कि एलिगेशन से कैसे होगा क्वेश्चन, सारे के आपको ये तो पता चल चुका है कि टोटल के टोटल जानवर जो है वो 100 हैं। अगर मैं कहूं सारी की सारी मुर्गियां हैं, तो एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो 100 मुर्गियों के कितने पैर हो जाएंगे, आप कहेंगे 200 पैर हो जाएंगे। अगर मैं कहूं सारी की सारी बकरियां हैं, एक बकरी के 4 पैर होते हैं, तो 100 बकरियों के कितने पैर हो जाएंगे, 400। दोनों को मिला के पैर हैं कितने, तो आप कहेंगे 348 हैं। तो यहां से आप लोग एलिगेशन लगा दीजिए। 348 में से 200 जाएगा तो यहाँ 148 बचेगा, और 400 में से 348 जाएगा तो कितना बचेगा, 52 बचेगा। यानी अगर आप यहां से काटेंगे तो 4 से 13 बार कटेगा, और 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। 13 मुर्गी हैं, 37 क्या है, 37 बकरी हैं, तो दोनों का योग कितना है, 50 बैठ रहा है। उसने कहा है टोटल जो है वो 100 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो 13 पार्ट की वैल्यू यानी मुर्गियों की संख्या 26 हो जाएगी, और एक पार्ट की वैल्यू 2 है, तो 37 पार्ट की वैल्यू 74, यानी बकरियों की संख्या 74 हो जाएगी। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते थे, ऐसे भी क्वेश्चन को दोस्त कर सकते थे, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे, ये HW का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्त। मैं कुछ चीजें आप लोगों को समझाना चाहूंगा, जितनी जरूरी है इस टॉपिक के लिए उतनी चीजें जरूर समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा भी सब्जेक्ट नहीं है जीके, तो जीके में जितनी इस क्वेश्चन के लिए जरूरी है उतनी चीजें मैं आपको बता पाऊंगा। ये आप लोगों की अर्थ है, ये आप लोगों की अर्थ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। और पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। ऊपर का पार्ट जो होता है वो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर होता है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर होता है, जिसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। नॉर्थर्न हेमिस्फेयर होता है जिसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध हम लोग बोलते हैं, ठीक है भाई। नीचे का जो पार्ट होता है वो साउथर्न हेमिस्फेयर होता है, साउथर्न हेमिस्फेयर होता है, जिसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो आप कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है भाई। अगर मैं कहूं कि दोनों बराबर बराबर पार्ट है, तो दोनों का रेशो जो है वो 1-1 है। दोनों बराबर बराबर पार्ट है तो दोनों का रेशो जो है वो 1-1 है। अब कुछ चीजें बताना थोड़ा सा सोच के। अगर मैं आपसे कहूं कि अर्थ और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर का रेशो क्या होगा, अर्थ और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर का रेशो क्या होगा, तो आप कहेंगे अर्थ तो कंप्लीट है, कंप्लीट है तो अर्थ के तो 2 पार्ट है, अर्थ की जगह 2 लिख लीजिए। नॉर्थर्न हेमिस्फेयर का 1 पार्ट है, तो अर्थ और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर का रेशो जो हो जाएगा वो 2-1 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं अर्थ और साउथर्न हेमिस्फेयर का रेशो क्या होगा, तो आप कहेंगे अर्थ तो 2 पार्ट हैं तो 2 लिख दीजिए, और साउथर्न हेमिस्फेयर का 1 पार्ट है तो 1 लिख लीजिए। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर का रेशो क्या होता है, तो दोनों का बराबर बराबर है तो 1-1 का रेशो लिख दीजिए। ये कुछ रेशोज हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ये कुछ रेशोज हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी इन्हें मेंशन नहीं करेगा कि इनका रेशो ये होता है। ये हमको पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन को हम लोग जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं दोनों में 4-4 पैर हो, फिर तो कुछ दिक्कत नहीं, आधे आधे बांट दो, है ना। हाँ, देखिए क्वेश्चन जो है वो ये आप लोगों के सामने पूछा गया है दोस्त। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर मुझे बताइए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है, हाँ, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात, थल होता है बेटा जो जमीन होती है, जो जमीन होती है, और जल आप लोग जानते ही हैं, दोनों का रेशो क्या दे रखा है, दोनों का रेशो 1:2 दे रखा है, ठीक है। यानी कि अगर पृथ्वी पे बात करता हूं, पृथ्वी पे अगर बात करता हूं, तो थल और जल का रेशो, थल को लैंड भी कहते हैं और मेरे दोस्त जल को वाटर भी कहते हैं, ठीक है।
तो अगर मैं यहां दोनों का रेशो आप लोगों से पूछूं तो क्या दिया हुआ है, आप कहेंगे 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात यानी नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में यह रेशो कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 2:3 का रेशो दे रखा है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में थल और जल का अनुपात क्या होगा, साउथर्न हेमिस्फेयर में आपसे पूछा गया है। ठीक है, समझना इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। आप लोग ये अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर का रेशो जो है वो 2:1 का रेशो है। पृथ्वी 2 पार्ट है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर 1 पार्ट है। यानी मेरे दोस्त आप ये समझिए कि जब आप इन दोनों को मिला रहे होंगे तो रेशो जो बनना चाहिए वो 2:1 का बनना चाहिए, ये रेशो बनना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई पृथ्वी पर थल और जल को मिला के पूरा पार्ट कितने का बैठ रहा है, 3 का बैठ रहा है। और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे थल और जल को मिला के पूरा पार्ट 5 का बैठ रहा है, 2 और 3 5। जब मैं इन दोनों का रेशो देखता हूं तो रेशो 3/5 आता है, जबकि लाना कितना है रेशो, रेशो तो 2:1 होना चाहिए। तो हमें इस रेशो को बदलना होगा, किस में, इस वाले रेशो में। जब भी एक रेशो को दूसरे रेशो में बदला जाता है तो सबसे पहले मात्राएं समान की जाती हैं। जब भी एक रेशो को दूसरे रेशो में बदला जाता है तो सबसे पहला काम है मात्राएं समान करना। तो अब अगर मैं इन्हें समान करना चाहता हूं तो यहां 5 की गुणा करूंगा, यहां 3 की गुणा करूंगा, तो 15 ये हो गया, 15 ये हो गया, मात्राएं समान हो गई। तो 5 की गुणा मेरे दोस्त यहां होगी, 5 की गुणा यहां हो जाएगी, 3 की गुणा यहां होगी और 3 की गुणा यहां हो जाएगी। कोई समस्या आप लोगों को, आप कहेंगे बिल्कुल भी समस्या नहीं है। अब आपको करना है 2:1 का रेशो। अगर मैं 2 की गुणा यहां कर दूं और 1 की गुणा यहां कर दूं तो आप रेशो देखिए, क्या आप कह सकते हैं रेशो जो है वो 2:1 का बन चुका है। यानी 2 की गुणा तो आप लोगों को ऊपर करनी होगी और 1 की गुणा नीचे करनी होगी, तो 1 की गुणा करने पे तो कोई बदलाव नहीं आएगा। अब आप देखिए एक चीज समझिए मेरे दोस्त, अगर पृथ्वी पर थल की बात करता हूं तो 10 पार्ट पृथ्वी पर थल मौजूद है, उसमें से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे 6 है, तो साउथर्न पे कितना होगा, 10 में से 6 घटा दिया तो क्या साउथर्न पे 4 हो जाएगा। भाई नॉर्थर्न और साउथर्न को जोड़ के पृथ्वी के बराबर आना चाहिए। पृथ्वी पर 10 भाग मौजूद है थल का, तो मेरे दोस्त पृथ्वी में से अगर नॉर्थर्न को घटा दोगे तो बच्चा कुचा साउथर्न पे होगा। ऐसे ही पृथ्वी पे अगर जल का पार्ट देखूं तो वो 20 पार्ट है, जिसमें से 9 पार्ट जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के पास है, तो 20 में से 9 गया तो साउथर्न के पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4/11 आ जाएगा। आप क्या कहेंगे, 4/11 आ जाएगा। तो ये तरीका होता है मेरे दोस्त, ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये रेशो इंपॉर्टेंट है। इस रेशो के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जब भी एक रेशो को दूसरे रेशो में कन्वर्ट करेंगे, अगर ये वाला रेशो इस रेशो के बराबर है तो फिर तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर ये वाला रेशो जो है वो इस रेशो के बराबर नहीं है तो आपको इस रेशो को बदलना होगा उस रेशो में। और जब एक रेशो को दूसरे रेशो में बदला जाता है तो सबसे पहले मात्राएं को समान करते हैं और फिर 2 की गुणा ऊपर है तो ऊपर करेंगे, 1 की गुणा नीचे है तो नीचे करेंगे। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोग मुझे करके बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कितने दिन में खत्म होगा मैथ, तो खत्म होगा मैथ बेटा 4 महीने में, है ना। 4 महीने में जाके कहीं खत्म होगा मैथ। चलिए इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात जो है वो 1:3 है। सर पता कैसे चले कि किससे मल्टीप्लाई करना है। भाई पता क्यों नहीं चलेगा, जब मैंने यहां आप लोगों को बता दिया कि रेशो जो है वो 3:5 का बना हुआ है। रेशो जो है वो 3:5 का बना हुआ है। अब मुझे रेशो बनाना है 2:1 का। ठीक है, एक रेशो को जब दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो पहले क्वांटिटी को बराबर करते हैं। तो मेरे दोस्त 5 की गुणा ऊपर करेंगे, 3 की गुणा नीचे करेंगे। क्या क्वांटिटी बराबर हो चुकी है, 15-15 हो चुकी है। बस 2 की गुणा ऊपर कर दो, 1 की गुणा नीचे कर दो, हो गया 2:1 का रेशो। ठीक है, और ये 2:1 कहां से आया है तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दे चुका हूं, है ना। क्लास में ध्यान लगाइए तभी चीजें पकड़ में आ पाएंगी, और क्लास में अगर ध्यान नहीं लगाओगे तो ऐसे ही पूछते रहोगे।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने, जिसे डाउट आया करे वो दोबारा वीडियो देख लिया करो। मैं 2 बार फिर भी समझाता हूँ, 2 बार से ज्यादा समझाने का टाइम भी मेरे पास अब नहीं है। अब तक जो समझा लिया वो समझा लिया, लेकिन मेरे दोस्त अब मैं 2 बार से ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा। चीजें बहुत धीमे चल रही हैं, और भी लोग हैं जो तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात दिया हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी, पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात क्या है मेरे दोस्त? थल यहां है, जल यहां है, दोनों पर अनुपात कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 1:3 का अनुपात दिया हुआ है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात, यानी नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में यह अनुपात कितने का दिया हुआ है? आप कहेंगे 2:5 का दिया हुआ है। तो क्या कोई मुझे बता पाएगा कि पृथ्वी और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर का रेशो क्या होता है? तो पृथ्वी में दोनों होते हैं तो 2 पार्ट हो जाएगा, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर 1 होता है, तो क्या इनका रेशो 2:1 का होना चाहिए? क्या इनका रेशो 2:1 का होना चाहिए? अब आप देखना रेशो क्या 2:1 का बैठ रहा है? यहां दोनों मिला के 4 बैठेंगे, यहां दोनों मिला के 7 बैठेंगे। जब मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो रेशो तो 4:7 का आता है। होना कितना चाहिए? 2:1 का होना चाहिए, यानी रेशो को बदलना होगा। रेशो को बदलने का सबसे पहला फंडा यह कहता है कि क्वांटिटी को बराबर करो। ऊपर 7 की गुणा करो, नीचे 4 की गुणा करो। क्या 28 ऊपर हो चुका है? 28 ही नीचे हो चुका है, तो 7 की गुणा ऊपर आपने की है तो 7 की गुणा पूरे रेशो में कर दो। 4 की गुणा आपने यहां की है तो 4 की गुणा पूरे रेशो में कर दो। क्या कर दी आपने? 4 की गुणा। अब आपको चाहिए रेशो 2:1 का रेशो चाहिए, तो मेरे दोस्त 2:1 का रेशो बनाने के लिए 2 की गुणा यहां करो, 1 की गुणा यहां करो। क्या रेशो जो है वो 2:1 का बन चुका है? तो ठीक है, 2 की गुणा हम यहां कर देते हैं पूरे में, और 1 की गुणा जो है हम यहां कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दोस्त उत्तरी गोलार्ध पे अगर थल की बात करता हूं तो वो 14 पार्ट है, और पृथ्वी पर 14 पार्ट है, जिसमें से 8 पार्ट जो है वो उत्तरी गोलार्ध पे है, तो 14 में से 8 जाएगा। क्या 6 पार्ट जो है वो दक्षिणी गोलार्ध पे आ जाएगा? अगर पानी की बात करूं तो 7×21 दूनी 42 पार्ट जो है वो पृथ्वी पर है, जिसमें से 22 पार्ट जो है वो उत्तरी गोलार्ध पे है, तो 42 में से 22 जाएगा, तो क्या 20 पार्ट जो होगा वो दक्षिणी गोलार्ध पे होगा। अगर मैं रेशो यहां से निकालना चाहूं तो 3×10, 7×21 दूनी 42, 20 जाएगा तो 22 बचेगा। 22 पार्ट जो है वो दक्षिणी गोलार्ध पे आएगा, तो रेशो क्या आ जाएगा बेटा? 3:11 आ जाएगा। यानी कि अगर साउथर्न हेमिस्फीयर पे मैं बात करता हूं तो थल और जल का अनुपात क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 3:11 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब ये क्वेश्चन एक बार समझिए, ये क्वेश्चन होते क्या है। सबसे पहले आप लोग मुझे 2 चीजें बताइए। एक तो होती है अनुक्रमानुपाती, एक तो होती है अनुक्रमानुपाती जिसे कहा जाता है मेरे दोस्त डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक तो होती है अनुक्रमानुपाती जिसे कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती जिसे कहा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसे कहा जाता है दोस्त इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डिफरेंस क्या है? कोई बताएगा क्या मुझे? सॉरी, चलिए फटाफट मुझे बताइए। 2 चीजें मैंने आप लोगों के सामने लिखी हैं। एक तो लिखा है अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक लिखा है व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने कहा अगर आपकी चाल ज्यादा है, चाल ज्यादा है तो आप दूरी ज्यादा तय करेंगे। अगर चाल ज्यादा है तो आप दूरी ज्यादा तय करेंगे, अगर चाल कम है तो आप दूरी कम तय करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दूरी और चाल में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक ऐसा रिलेशन जो सेम हो, मतलब एक चीज के बढ़ने से अगर दूसरी चीज भी बढ़ती है और एक चीज के घटने से अगर दूसरी चीज भी घटती है, मतलब सेम इफेक्ट आता है, तो ऐसे रिलेशन को कहा जाता है मेरे दोस्त डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर एक चीज को हमने बढ़ाया तो दूसरी चीज जो है वो घट जाएगी, और अगर एक चीज को हमने घटाया तो दूसरी चीज जो है वो बढ़ जाएगी।
अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर हम चाल बढ़ा देते हैं तो दूरी बढ़ेगी, अगर हम चाल घटा देते हैं तो दूरी घटेगी, तो दोनों में रिलेशन जो है वो हम लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। अगर हमने चाल बढ़ा दी, हम तेज चलने लगे, तो समय जो है वो कम लगेगा, और अगर हमने चाल कम कर दी तो समय जो है वो ज्यादा लगेगा। तो चाल और समय में जो रिलेशन होता है वो उल्टा रिलेशन होता है, इसलिए उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कहा जाता है। और जिसमें सेम इफेक्ट आता है उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखना, थोड़ी सी ध्यान से बात सुनना। ये क्वेश्चन दोस्त आप लोगों के सामने आया। क्वेश्चन ने कहा है, अच्छा एक चीज और समझिए, जैसे अगर मैं आप लोगों को कह दूं कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, तो आप लोगों को यहां से समझना होगा कि x1 अपॉन x2 का जो रेशो होगा वो y1 अपॉन y2 के रेशो के बराबर होगा। लेकिन अगर मैंने x को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह दिया y के, यानी उल्टा रिलेशन कह दिया, तो आप कहेंगे x1 और x2 का जो रेशो होगा वो उल्टा होगा, यानी y2 अपॉन y1 के रेशो के बराबर होगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, अनुक्रमानुपाती है, तो जो सेम रिलेशन यहां है वही सेम रिलेशन यहां होगा। लेकिन अगर मैं कहूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो यहां उल्टा रिलेशन होता है। यहां 1 2 है, x1 अपॉन x2, तो यहां y2 अपॉन y1 हो जाएगा। पहली वैल्यू बटे दूसरी वैल्यू, तो इधर दूसरी बटे पहली आ जाएगी, और यहां सेम इफेक्ट आएगा, तो पहली वैल्यू अपॉन दूसरी वैल्यू, तो y की भी पहली वैल्यू अपॉन दूसरी वैल्यू ही आएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे बताइए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इस क्वेश्चन को मुझे बताइए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है मेरे दोस्त। यदि P जो है वो Q के अनुक्रमानुपाती है, यानी दोनों जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P जो है वो Q के इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप कह सकते हैं अगर अनुक्रमानुपाती है, जो P1 और P2 का रिलेशन होगा वही रिलेशन जो है वो Q1 और Q2 का होगा। ये पहले वाला P1 है, ये बाद वाला P2 है, ये पहले वाला Q1 है, ये बाद वाला Q2 है। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? अब देखना ध्यान से, दोनों का रिलेशन पता पड़ गया, दोनों की इस लाइन से मैंने ये वाली लाइन लिख दी, ये वाला रिलेशन मैंने लिख दिया है। अब आगे पढ़ना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है जब पहला Q 232 है, जब पहला Q 232 है होने पर P 227 होता है, यानी पहला Q अगर 232 है तो पहला P जो है वो 227 होता है। तो क्या इसकी वैल्यू 227 आप लोगों को दी हुई है? ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, अगर दूसरा Q 116 हो जाए, अगर दूसरा Q 116 हो जाए तो दूसरा P क्या होगा, ये आपसे ये पूछना चाह रहा है। अगर दूसरा Q 116 हो जाए तो दूसरे P का मान क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। पहला Q अगर 232 है तो पहला P 227 होता है। अगर Q 116 हो जाए, यानी दूसरा Q 116 हो जाए, तो दूसरा P क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 116 दूनी 232 होते हैं, 2 की गुणा P2 में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2P2 हो जाएगा, और इधर देखेंगे 227 की गुणा 1 में करेंगे 227 हो जाएगा। यहां 2 गुणा में है, इधर आके 2 भाग में हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 113.5 हो जाएगा। यानी क्यों अगर 116 लेते हैं तो बेटा P2 कितना आ जाएगा, 113.5। समानुपाती होता है जब दो रेशो जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। समानुपाती का मतलब बेटा मैंने बताया था कि अगर मैं आप लोगों से कह दूं ये पहला रेशो है, ये दूसरा रेशो है, आपस में अगर ये दोनों समानुपाती हैं तो इसका मतलब है पहला रेशो जो होगा वो दूसरे रेशो के इक्वल होगा, या दूसरे वर्डों में हम कह सकते हैं पहले और चौथे की गुणा जो होगी वो दूसरे और तीसरे के गुणनफल के बराबर होगी। ये होता है समानुपाती का मतलब। इन कुछ वर्डों को याद रखिए। समानुपाती को इंग्लिश में प्रोपोर्शन कहा जाता है। प्रोपोर्शन का मतलब यह होता है, दो चीज मैंने आप लोगों को बताई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और आप लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सेम इफेक्ट आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा इफेक्ट आता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सर ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? 113.5 इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताइए, क्वेश्चन ने क्या कहा है। आराम से क्वेश्चन को दोस्त पढ़ना, बहुत आराम से क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ना है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन?
क्वेश्चन कहना चाह रहा है x जो है वो a के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ a। x जो है वो a के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, x जो है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ a, यानी a का वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं, अगर आप रेशो लेते हैं x1 और x2 का, तो यहां आपको a1 का स्क्वायर लेना होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नीचे आपको a2 का स्क्वायर लेना होगा, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, ये पहला x1 है, ये दूसरा x2 है, ये पहला a1 है, ये दूसरा a2 है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सेम रिलेशन होगा, ऊपर 1 यहां भी ऊपर 1, नीचे 2 यहां भी नीचे 2। ठीक है, अब देखना, मेरी बात को थोड़ा समझना, आगे बढ़ना। क्वेश्चन ने कहा है x a के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, 30 क्लास होगी, 30 क्लास होगी। मतलब क्या कहना चाह रहे हो, 30 क्लास अगर पूरी हो चुकी है तो दोस्त इतना टाइम मुझे लगेगा, इतना टाइम मुझे लगेगा। ठीक है, और अगर आप और कुछ कह रहे हैं तो वो मुझे समझ में नहीं आया है। ठीक है, देखिए, अहो क्वेश्चन ने आगे और भी कुछ कहा है, क्वेश्चन ने आगे और भी कुछ कहा है। क्वेश्चन ने कहा है x जो है वो a के वर्ग के तो अनुक्रमानुपाती है तथा b के घन, ये घन है, b के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, b के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है नीचे आएगा। x जो है वो a के वर्ग के तो मतलब अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और b के घन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इनवर्सली मतलब उल्टा प्रोपोर्शनल है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं, अगर आप x1 यहां लेते हो और नीचे x2 यहां लेते हो, इज इक्वल टू लगाइए, a के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहां a1 का स्क्वायर आएगा, नीचे a2 का स्क्वायर आएगा। लेकिन आप देखेंगे b के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो b का घन ऊपर आएगा, b2 का घन ऊपर आएगा, b1 का घन नीचे आएगा। आप ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, उसने कहा है a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम रिलेशन, सेम रिलेशन होता है, तो x1 और x2 का जो रिलेशन होगा वही a1 और a2 का रिलेशन हो गया, ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात होती है तो अगर x1 और x2 का रिलेशन पूछा जाएगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई क्या, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। घन क्यों आया है, क्योंकि क्वेश्चन में घन दिया है कि घन के व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखना बच्चे, वैल्यू पुटिंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो ध्यान से, क्वेश्चन ने कहा है जब a 27 है, यानी पहले a की वैल्यू आपको दी हुई है, पहले a की वैल्यू आपको दी हुई है कि जब a जो है वो 27 है, आपने यहां लिख दिया, तथा b जो है वो 3 है, मतलब पहले b की वैल्यू दी गई है, पहले v की वैल्यू दी गई है, 3 दिया है, 3 का घन कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है भाई, तब x जो है वो 54 है, पहला x कितना दिया गया है, तब x जो है वो 54 है। ध्यान से सुनना, पहला a जो है वो 27 दिया है, पहले a की जगह रख दिया, पहला b जो है वो 3 दिया है, 3 का क्यूब 27 लिख दिया, तब x जो है वो 54 है, पहला x जो है वो 54 दिया है। आगे बढ़ जाइए मेरे दोस्त, उसने कहा यदि a 81 हो, यानी दूसरे a की बात कर रहा है, वो 81 कहना चाह रहा है, दूसरा a जो है वो 81 है, तथा b जो है वो 27 हो, यानी दूसरे b की बात कर रहा है, b जो है वो 27 हो, तो x का मान क्या होगा, वो x2 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, वो x2 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। बस मेरे दोस्त इसे सॉल्व कर देना, एक आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब आप देखिए थोड़ा सा कैसे सॉल्व करेंगे, यहां लिखेंगे 54/x2, इधर आइए, 27 के वर्ग का मतलब होता है 27 को 2 बार लिखना, 27 3 है, एक 27 कट जाएगा, यहां भी 27 जो है वो 2 बार आ जाएगा। ठीक है भाई, नीचे क्या है, 81 का वर्ग है, 81 को 2 बार लिखना, 27 तिया 81 होते हैं, 27 तिया 81 होते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है भाई,
x2 की गुणा 81 में करेंगे तो ये 81x2 आ जाएगा, और यहां कितना है, ये 54 आ जाएगा। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 81 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 9 छिक्का 54 होंगे, 9 नाम 81 होंगे, 3 दूनी 6 होंगे, 3 तिया 9 होंगे। तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। और शायद इस केस में इससे शानदार क्वेश्चन आप लोगों को ना मिले, शायद इस तरीके का इससे शानदार क्वेश्चन आप लोगों को ना मिले। बच्चा याद रखना, पहला ए, पहला बी, पहला x1, जब ए दिया है, दूसरा ए, दूसरा बी, दूसरा x2 आपसे पूछा है। अगर अनुक्रमानुपाती का रिलेशन है तो सामने सामने लिखा जाएगा, x1 के सामने a1 और x2 के सामने a2 लिखा जाएगा। वर्ग क्यों लिखा है, क्योंकि वर्ग बोला है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो उल्टा लिखा जाएगा, x1 के सामने b2 लिखा जाएगा, x2 के सामने b1 लिखा जाएगा। घन क्यों लिखा है, क्योंकि घन उसने बोला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 127 रह गया बेटा, 127 से ये 27 हमने काट दिया था। ठीक है, मर्जी आप लोगों की है। देखो, एग्जाम से पहले आप लोग ना, जब तक एग्जाम नहीं होता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्जामिनर बन रहे होते हैं। एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है, और आप लोगों को, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं या ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। जो ये एग्जामिनर एग्जाम से पहले बन जाते हैं वो हमेशा एग्जामिनर ही बने रहते हैं, वो पेपर नहीं निकालते हैं, वो हमेशा एग्जामिनर ही बने रहते हैं फिर। ठीक है, और अगर जिन्होंने ये पढ़ लिया कि भाई क्वेश्चन सामने आया है, मेरा काम है क्वेश्चन करना, आएगा पेपर में तो कर दूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत शानदार। तो अब आप खुद डिसाइड कर लेना, खुद डिसाइड कर लेना मेरे दोस्त, आप कौन सी श्रेणी में जाना चाहते हैं। सर दूसरे बी का क्यूब नहीं किया, दूसरे बी का क्यूब किया तो है। दूसरा बी जो था वो कितना था, 3। देखो पहला बी 3 था, 3 का क्यूब किया तो 27 आ गया। दूसरा बी 27 से 27 का क्यूब यहां कर दिया, एक 27 से एक 27 काट दिया, 2 बार 27 लिख दिया, यहां का 2 बार 27 ये लिख दिया मेरे दोस्त, सब कुछ किया है। ठीक है, चलिए, हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को परसेंटेज में भी कराऊंगा, लेकिन रेशो इसने पूछा है, इसलिए रेशो में भी एक क्वेश्चन आप लोगों से करा देता हूं। किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग। अगर मैं कहूं a के 5%, कोई संख्या a है उसका 5%, और एक संख्या b है उसके 4% का योग आप लोगों को दिया है। किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग जो है, पहली संख्या के 6%, यानी पहली संख्या a मानी है, इसके 6%, और दूसरी संख्या के 8% के योग का, दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 आप लोगों को दे रखा है, यानी इसका 2/3 आप लोगों को दे रखा है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है किसी संख्या के, पहली संख्या का 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग जो है, पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के योग 8% के योग का 2/3 आप लोगों को दे रखा है। तो अब आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 तिया 15% ए हो जाएगा, और यहां क्या है, 4 तिया 12% बी हो जाएगा। उधर आइए, यहां देखेंगे 6 दूनी 12% ए हो जाएगा, और यहां देखेंगे तो बेटा 8 दूनी 16% बी हो जाएगा मेरे दोस्त। यहां देखेंगे 15 में से 12 जाएगा तो 3% ए बचेगा, और ये उधर जाएगा तो 16 में से 12 जाएगा तो 4% बी बचेगा। तो ए और बी का रेशो कितना हो जाएगा, ए और बी का रेशो जो हो जाएगा वो 4%/3% हो जाएगा। परसेंट से मेरे दोस्त परसेंट उड़ा देना, आंसर 4/3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने कहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है, तो 4/3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, पैट में हम लोगों ने देख लिया था कोचिंग के नोट से कितना मिला। हाँ, जो इस भ्रम में अभी आप लोग हो ना, इस भ्रम से थोड़ा टाइम तो लगेगा निकलने में, है ना। पैट में आपने देख लिया था, तो दोस्त फिर क्लास में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। ना चाहते हुए भी मुझे कमेंट पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है,
तो आप ही नहीं थे पैट में, एकमात्र बहुत सारे लोग थे पैट में। और पैट में दोस्त ऐसा नहीं है पैट में पूछा नहीं है, पैट में पूछा गया है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर कह सकता हूं मैं, लेकिन जीके का बहुत सारा पोर्शन जो है वो हर कोचिंग संस्थान के नोट्स से ही पूछा गया है। ऐसा नहीं है, आप लोगों के मन में जो टीचर डाल देते हैं, किसी ने यूट्यूब पे कुछ बोल दिया और वो वायरल हो गई, तो वही आप लोग उसका हवा बना देते हैं। और ये दोस्त जब तक हवा बनाते रहोगे ना, वो तब तक चीजें और पेचीदी होती चली जाएंगी। भाई साहब 9,500 वैकेंसी निकली थी लास्ट टाइम, 9,500 वैकेंसीज में कोई अगर टकराए तो उससे एक बार रिजल्ट पूछना। दिल्ली पुलिस की लास्ट टाइम भी निकली थी, दिल्ली पुलिस में कोई टकराए तो उससे रिजल्ट पूछना कि रोजगार विद अंकित का रिजल्ट क्या रहा है ना। और इस बार पूछ लेना, जो पढ़ने वाले हैं इस बार भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि हाँ क्या रहता है। ठीक है, पिछली बार भी मैंने ही पढ़ाया था और इस बार भी मैं ही पढ़ा रहा हूं। मैथ में पिछली बार भी मैंने 40 के 40 क्वेश्चन दिखाए थे कि ये ऐसे पूछे जा रहे हैं, इस बार भी दिखाऊंगा कि ऐसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है भाई, घबराए तो वो जो मेहनत नहीं करता हो। आप लोगों का काम है बोलना, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त मैंने कल शाम वाली यूट्यूब की क्लास में भी बोला था कि जो आपको भड़का रहे हैं वो खुद रोजगार विद अंकित देख रहे हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तक और अन्य पुस्तकों का अनुपात जो है वो 7:2 दे रखा है। यानी स्टोरी की जो पुस्तक है वो 7 है और अन्य जो पुस्तक है वो 2 दे रखी हैं आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। उनमें 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। मेरे हिसाब से 7 दे रखी थी कहानियों की पुस्तक, उसने कहा है नहीं, कहानी की जो पुस्तक है वो 15 है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 दूनी 14, एक बचेगा, 7 एकम 7, 4 बचेंगे, 7 छिंग 42, यानी एक पार्ट की वैल्यू 216 आ चुकी है। ठीक है, उसने कहा है कुछ और कहानियों की पुस्तक का संग्रह किए जाने से, यानी कुछ और कहानी की पुस्तक उसमें शामिल की गई, तो ये वाला अनुपात जो है वो 15:4 हो जाता है। तो कहानियों की ओर कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया है? अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर कुछ और कहानियों की पुस्तक इकट्ठी की गई है तो जो कहानी की पुस्तक नहीं है वो तो सेम की सेम रहनी चाहिए। यानी अगर जो कहानी की पुस्तक नहीं है वो यहां 216 है तो यहां भी 216 होनी चाहिए, वहां यहां भी 216 होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से 4 पार्ट की 1 बराबर 216, तो 2 बराबर शुरुआत में जो कहानी की पुस्तक नहीं थी वो कितनी थी? तो आप कहेंगे शुरुआत में जो कहानी की पुस्तक नहीं थी 432 थी, तो यहां भी 432 होनी चाहिए। 4 बराबर 432 होना चाहिए, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 1 बराबर 108 के हो जाएगा। अगर 1 बराबर 108 है तो मेरे दोस्त यहां 15 कहानी की पुस्तक है, 15 बराबर किसके हो जाएगा? 15 120 को 0 हासिल 12, 15 0 0 और 12 को 2 हासिल 1, क्या यहां 1620 पुस्तक हो जाएंगी? क्या यहां 1620 पुस्तक हो जाएंगी? अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, यहां 1620 पुस्तक है और यहां कितनी थी? 1512 पुस्तक थी। पहले 1512 पुस्तक थी, अब 1620 पुस्तक हो चुकी है। क्या 108 कहानी की पुस्तक को और जोड़ा गया है? उसने कहा है कहानियों की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा 108 किया गया है। मेरे दोस्त ध्यान से सुनिए, अगर पहले रेशो 7 और 2 था, यानी ये स्टोरी वाली किताब थी और ये नॉन स्टोरी वाली किताब थी, नॉन स्टोरी वाली किताब है, और उसने कहा स्टोरी वाली किताब जो है वो 1512 उसने दी हुई थी, तो यहां एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 108 कितनी निकल के आई थी? 216 निकल के आई थी। तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी आई थी? यानी जो नॉन स्टोरी किताब थी वो 432 थी। अब उसने कहा है कुछ स्टोरी वाली किताब इसमें मिला दी गई है, इकट्ठी कर दी गई है, अब रेशो 15:4 हो जाता है। भाई स्टोरी वाली अगर शामिल की गई है तो नॉन स्टोरी वाली तो सेम रहनी चाहिए ना। पहले भी 432 थी, अब भी 432 ही रहनी चाहिए, क्योंकि नॉन स्टोरी वाली शामिल नहीं की है। तो 1 बराबर 108 हो जाएगा, तो 15 बराबर, यानी यहां स्टोरी वाली किताब 1620 हो चुकी है। पहले 1512 थी, यहां 1620 हो चुकी हैं, बढ़ी कितनी? 108 बढ़ी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। रेशो बराबर करके भी कर सकते हैं आप, नॉन स्टोरी का रेशो बराबर कर दीजिए, यहां 2 की गुणा कर दीजिए, यहां 2 की गुणा कर दीजिए तो यहां भी 2 की गुणा हो जाएगी। तो यहां 14 है, यहां 15 है, तो 4 यहां है, 4 यहां है। 14 की वैल्यू 1512 है, तो 1 की वैल्यू 108 आएगी, और बढ़ी भी कितनी है, 1 ही बढ़ी है। तो रेशो बराबर करके भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है 45, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 2 3 4 के अनुपात में है। मैंने 3 कक्षा मान ली, ए बी और सी, तीनों में रेशो क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 2 3 4 दिया हुआ है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाएं तो यह अनुपात जो है वो 8 11 14 हो जाता है, 8 11 14 हो जाता है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहली 3 कक्षाओं में जो रेशो दे रखा है वो 2 3 4 का रेशो दे रखा है। जब प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं तो यह रेशो 8 11 14 हो जाता है। अच्छा, मेरे हिसाब से यहां कितने बढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे 6 बढ़ रहे हैं। यहां कितने बढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे 8 बढ़ रहे हैं। यहां कितने बढ़ रहे हैं, 10 बढ़ रहे हैं। यहां कितने बढ़ रहे हैं, 10 बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है जब समान संख्या में मेरे हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं तो इसे समान वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग नहीं करेंगे। भाई अगर यहां भी मैं कहता 3 बढ़ रहे हैं, 3 बढ़ रहे हैं, 3 बढ़ रहे हैं, तो 3 की वैल्यू 12 लिख देता, क्योंकि उसने कहा है हर संख्या में समान व्यक्ति बढ़ रहे हैं, पर मेरे हिसाब से समान व्यक्ति नहीं बढ़ रहे हैं। तो अब क्या करें फिर, अब 2 का रेशो लेके हमें इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि शुरुआत में इन दोनों में अनुपात क्या था, आप कहेंगे 2 3 था। बाद में अनुपात क्या हो गया, 8 11 का अनुपात हो गया। बाद में 8 11 का अनुपात हो गया, कब, जब इन दोनों में 12 12 विद्यार्थी बढ़ गए। कितने कितने विद्यार्थी बढ़ गए, 12 12 विद्यार्थी जो है वो बढ़ गए हैं। तो क्या आप यहां क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। आपने कहा 12 अट्ठे 96 होते हैं, यहां लिख दीजिए, और 12 की गुणा 11 में करेंगे तो 132 आएगा। ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दीजिए, क्या यहां निकल के आ जाएगा। अब आगे इधर आ जाइए, 11 दूनी 22 होते हैं, 8 तिया 24 होते हैं। 24 में से 22 आप लोग घटा दीजिए। 24 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहां कितना आ जाएगा, 132 में से 96 जाएंगे तो मेरे दोस्त 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। और 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 2। 96 और 400, 32 और 4 36 आ जाएगा। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 18 आ चुकी है मेरे दोस्त, तो आप कह सकते हैं 18 दूनी 36 ये किताब होंगी, 18 तिया 54 ये किताब होंगी, 18 चौक 72 मतलब किताब नहीं विद्यार्थी होंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या क्या है, जोड़ लो। 4 और 2 6, 6 और 6 12 को 2 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 5 13 और 3 16 हो जाएगा। क्या शुरुआत में विद्यार्थियों की संख्या 162 रही होगी। अगर बाद में पूछा जाए, बाद में पूछा जाए कितने विद्यार्थी रहे होंगे, तो हर कक्षा में 12 12 विद्यार्थी बढ़ चुके हैं, और 12 12 विद्यार्थी बढ़ चुके हैं तो 36 से जोड़ देना, ये बाद वाले विद्यार्थी आप लोगों के सामने निकल के आ जाएंगे। अगर बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछे जाते हैं तो 198 होंगे, और अगर शुरुआत में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछे जाते हैं तो वो 162 होंगे, ठीक है। जब भी आप लोगों को इस टाइप के 3 रेशो दिए हुए हों, जब भी आप लोगों को इस टाइप के 3 रेशो दिए हुए हों और आपसे कोई संख्या बढ़ाने के लिए बोल रहा हो, लेकिन इनके बीच की संख्या जो है वो बराबर ना हो, इनके बीच की संख्या बराबर ना हो, तो कोई से भी 2 रेशो लेके क्रॉस मेथड लगा देना, वहां से एक पार्ट की वैल्यू निकाल देना, ठीक है भाई। हाँ, मैं दोबारा समझा देता हूं दोस्त, परेशान मत होइएगा, एक बार तो समझाना बनता भी है, ठीक है। देखिए 3 कक्षा आप लोगों के सामने है, मैं पहले इन्हें मिटा देता हूं। 3 कक्षा आप लोगों के सामने है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मैं एक बार फिर से कर देता हूं। 3 कक्षाएं आप लोगों के सामने है, 2 3 4 के अनुपात में है। 12 12 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं, 12 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं तो 8 11 14 हो जाता है। आपने देखा कि समान संख्या में विद्यार्थी बढ़ाने की बात कर रहा है, तो इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। जब आपने यहां अंतर देखा तो 6 आया, यहां अंतर देखा तो वो 8 आया, और यहां अंतर देखा तो वो 10 आया, अंतर समान नहीं है। तो फिर आप कोई से भी 2 पे जो है वो क्रॉस मेथड लगा दो।
शुरुआत में रेशो 2:3 था, 12-12 दोनों में विद्यार्थी बढ़े, 12-12 बढ़े तो अनुपात 8-11 हो गया। तो क्रॉस मेथड लग सकता है। क्या कहता है, 12 की गुणा 11 में करोगे 132 आएगा, 12 की गुणा 8 में करोगे 96 आएगा, दोनों का डिफरेंस निकालो। 11 की गुणा 2 में करोगे 22 आएगा, और 8 की गुणा 3 में करोगे 24 आएगा। 24 में से 22 जाएंगे 2 आएगा, और यहां 36 बचेगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू 18 आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 18 है तो शुरुआत वाली कक्षा में 36 बच्चे रहेंगे। अगर एक पार्ट की वैल्यू 18 है तो 3 पार्ट की वैल्यू 54 होगी, एक पार्ट की वैल्यू 18 है तो 4 पार्ट की वैल्यू 72। इनकी संख्या, टोटल संख्या वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो सवाल का जवाब 162 हो जाएगा। देखिए, मैं सिक्के वाले 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिए हैं, थोड़ी सी कम प्रैक्टिस हुई थी, तो सिक्के वाले क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं। टाइम की तो खैर कमी है, लेकिन कोई बात नहीं, मंडे में ये चैप्टर चलेगा, यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। 2017 के क्वेश्चन, 2021 के क्वेश्चन, दोनों के क्वेश्चन 1 घंटे में कर लेंगे। जो एक जैसे क्वेश्चन होंगे उसमें से केवल 1 या 2 उठा के लाऊंगा, बाकी उठा के नहीं लाऊंगा। जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके सामने बोर्ड पे होंगे। तो मंडे में ये चैप्टर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप, हम लोग इसी का पार्ट है, इसी पर बेस्ड होता है, इसलिए पार्टनरशिप हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, हाँ। अगर असमान भी बढ़ाते तो क्रॉस मेथड से हो जाता, बिल्कुल हो जाता। असमान भी बढ़ाते तो भी क्रॉस मेथड से हो जाता, लेकिन उसमें 2 बार क्रॉस मेथड हम लोगों को लगाना होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, और 1 रुपए के सिक्के आप लोगों को दिए हुए हैं। 5:8:1 के अनुपात में है, यानी सिक्कों का अनुपात आप लोगों को 5:8:1 दिया है। ये क्या दिया है, ये सिक्के का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। ये सिक्के का अनुपात दोस्त आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपए है, तो मैंने बताया था जो भी क्वेश्चन में दी हो, या तो कुल कीमत दी होगी या कुल सिक्कों की संख्या दी होगी। तो यहां कुल कीमत दी हुई है तो कीमत का अनुपात आप लोगों के पास होना चाहिए। जब कुल कीमत दी हुई है तो कीमत का रेशो आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 250 पैसे आपके पास यहां मौजूद है, 50 पंजे 250 पैसे यहां मौजूद है। अगर 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 200 पैसे यहां मौजूद है, 25 अट्ठे 200 पैसे हो जाएंगे। और 1 रुपए का अगर एक सिक्का है तो 100 पैसे यहां मौजूद है, यानी 1 रुपया यहां मौजूद है। अगर मैं आपसे मूल्य का रेशो पूछूं कि मूल्य का रेशो क्या हो जाएगा, तो आप ये कहेंगे 5 पंजे 25 होगा, 5 चौक 20 होगा, 5 दूनी 10 होगा। यानी मूल्य का अनुपात जो हो जाएगा वो 5:4:2 हो जाएगा। मेरे हिसाब से 5 और 4 9 और 2, टोटल रुपए जो हैं वो 11 हैं। उसने टोटल रुपए जो दिए हैं वो 55 दिए हैं। क्या एक पार्ट की वैल्यू 5 आ जाएगी? क्या एक पार्ट की वैल्यू 5 आ जाएगी? अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है मेरे दोस्त 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे। अगर एक पार्ट की वैल्यू 5 है तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। आप लोग जानते हैं 20 रुपए आपके पास हैं जो 25 पैसे से मिला के बने हैं। जो 25 पैसे से मिला के बने हैं वो 20 रुपए आप लोगों के पास है। और आप लोग ये भी जानते हैं 1 रुपए में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं। चवन्नी बोलते थे ना बचपन में। 1 रुपए में 4 चवन्नी होती है, तो 20 रुपए में कितनी चवन्नी हो जाएंगी? तो आप कहेंगे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 हो जाएगी। अगर 20 रुपए आप लोगों के पास हैं जो 25 पैसे से मिला के बने हैं, 20 रुपए आपके पास हैं जो 25 पैसे से मिला के बने हैं, तो मेरे दोस्त याद रखना 20 रुपए में जो होंगी चवन्नियों की संख्या 80 हो जाएगी। 1 रुपए में 4 चवन्नी यानी 4 25 पैसे, तो 20 रुपए में 80 25 पैसे हो जाएंगे। ठीक है भाई, बहुत शानदार। आगे बढ़े, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रुपए में आएगा बेटा, ये मूल्य का अनुपात निकाला है, मूल्य। तो ये मूल्य निकल के आएगा, 1 बराबर 5 तो 5 बराबर 25, 1 बराबर 5 तो 4 बराबर 20, 1 बराबर 5 तो 2 बराबर 10 हो जाएगा। यानी 20 रुपए मेरे पास है 25 पैसे के सिक्कों के। ठीक है, तो 1 रुपए में 4 25 पैसे, तो 20 रुपए में 80 25 पैसे हो जाएंगे। 1 बराबर 5 तो 5 बराबर 25, यानी 50 पैसे मिला के 25 रुपए बैठ रहे हैं। 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं, तो 25 रुपए में 50 पैसे हो जाएंगे। तो यहां 50 संख्या हो जाएगी इनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्त, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? सर बुक कब तक आएगा? मोस्ट प्रोबेबली 10 को आ जाना चाहिए, 99% 10 को आ जाएगा, और 99% 10 को नहीं आया तो 15 में या 20 में एक सेल चला देंगे, है ना। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है 6 9 10। ठीक है, कुल मूल्य 34.5 दिया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 1 रुपए के 6 सिक्के हैं तो टोटल 600 पैसे हो जाएंगे, पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, 1 रुपए के 6 सिक्के तो 600 हो जाएंगे। 50 पैसे के 9 सिक्के हैं तो 450 पैसे हो जाएंगे, और 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, अगर 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो टोटल 100 पैसे हो जाएंगे। बात क्लियर है? अगर मैं यहां से रुपए बनाना चाहूं, मैं रुपए बनाना चाहूं मेरे दोस्त, मैं यहां से रेशो निकालना चाहूं तो एक रेशो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से काटा 12 बार कट गया, 5 से काटा 9 बार कट गया, 5 से काटा 2 बार कट गया। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूं भाई टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 12 और 9 21 और 2 23 हो जाएंगे, होंगे या नहीं? उसने कितने दिए हैं? 34.5 दिए हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू 23 एकम 23, 11 बचेगा, 23 पंजे 115 होंगे, क्या 1.5 आ जाएगा? अगर 1 बराबर 1.5 है तो 12 बराबर कितना होगा? 18 हो जाएगा। 1 बराबर 1.5 है तो 9 बराबर कितना होगा? 15 निम्मा 135 होते हैं, 13.5 हो जाएगा। 1 बराबर 1.5 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी 1 रुपए को मिलाकर 18 रुपए बैठ रहे हैं, तो 18 सिक्के तो यहां मौजूद हो गए। 50 पैसे को मिलाकर 13.5 रुपए बैठ रहे हैं। आप लोग जानते हैं 1 रुपए में 2 50 पैसे होते हैं, तो 13.5 रुपए में 27 50 पैसे हो जाएंगे। अगर 10 पैसे को मिलाकर 3 रुपए बैठ रहे हैं, 1 रुपए में कितने होते हैं? 10 10 पैसे होते हैं, तो 3 रुपए में कितने हो जाएंगे? 30 10 पैसों की संख्या हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? तो सवाल का जवाब 30 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लीजिए इसके जैसा ही, एक और क्वेश्चन ले लीजिए बेटा इसके जैसा ही, फटाफट मुझे बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, फटाफट देखिए मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक डिब्बे में 56 के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, 56 रुपए के। हाँ, अच्छा, टोटल रुपए जो दे रखे हैं एक डिब्बे में वो 56 रुपए दे रखे हैं। ठीक है, अगर टोटल रुपए जो है वो 56 रुपए दे रखे हैं, तो उसमें 1 रुपए वाले सिक्के हैं, 50 पैसे वाले सिक्के हैं और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। यानी आपने लिख दिया 1 रुपए वाले सिक्के हैं, 50 पैसे वाले सिक्के हैं, और तीसरा है बेटा 25 पैसे वाले सिक्के आप लोगों को दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से समझना, उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी है। यानी ये 1 है तो ये कितने हो जाएंगे? दुगनी है, 2 हो जाएंगे। और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या इससे 4 गुनी है, ये 1 है तो ये 4 होंगे। तो रेशो निकाल लो, पड़ोसी 4 है, पड़ोसी 2 है। यानी कि यहां से कंफर्म हो चुका है, तो 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं, और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। इससे डबल हो गया और इससे 4 गुना हो गया, यही क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन ने कहा तदनुसार उन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? टोटल कितने रुपए बैठ रहे थे? 56 रुपए बैठ रहे थे। अगर 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो क्या टोटल 2 रुपए हो जाएंगे? अगर 50 पैसे के 8 सिक्के हैं टोटल 4 रुपए हो जाएंगे, और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं टोटल 1 रुपया हो जाएगा। यानी 4 और 2 6 और 1 7, टोटल 7 रुपए बैठ रहे हैं, और उसने कितने बैठाए हैं? 56 रुपए बैठाए हैं। हाँ या ना? तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो उसने पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 बराबर 8 तो 8 बराबर 64 हो जाएगा। 1 बराबर 8 तो 8 बराबर 64 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है। ये क्वेश्चन दोस्त आप लोगों को होमवर्क में करना है। लास्ट क्लास होगी मंडे में, लास्ट क्लास होगी मंडे में।
मंडे में आप लोगों का जो होगा 1 घंटे का कार्यक्रम, ठीक शार्प 7 बजे किसी भी हाल में जुड़ जाएंगे। ठीक शार्प 7 बजे आप लोगों से जुड़ जाऊंगा और ठीक 8 बज के 5-7 मिनट तक आप लोगों को पढ़ाऊंगा, यानी 1 घंटा 5-7 मिनट की क्लास लूंगा। ठीक है। हाँ, यूपीएसआई, यूपीएसआई 2016, जो 2016 में हुआ था, यूपीएसआई 2021, इन दोनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है वो लेके आऊंगा। अगर इन दोनों में कोई बेहतरीन क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो अपनी तरफ से एक बेहतरीन क्वेश्चन का सेट आप लोगों को दे रहा हूंगा। ट्यूसडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप, मंगलवार से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी, सारा जो पेंडिंग काम है वो निपटा लेना, जो आप लोगों का बेटा वर्कशीट का काम है वो खत्म कर लेना, और कल क्लास नहीं होगी तो आप लोग अपना समय जो है वो बेकार मत करना। मिलते हैं मंडे में एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।